स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोग कल अपनी बात को कर रहे थे। हम मेनली कल बात कर रहे थे कि जो भारत में जब तुर्कों का आगमन हुआ, at the time was when Turks entered into India. जो एक परिस्थितियां थी कि भारत में तुर्कों के आगमन के बाद ऐसे वो क्या कारण थे कि उन्होंने एक स्मूथ विक्ट्री भारत में कर ली। व्हाट वाज द रीजन टू हैव a smooth victory in India by the Turks? One of the reason we say there's a political reason. One of the reason we say there is a political reason. But yesterday we tried to search that it was not a political reason. It's a not political reason. Then next issue came, was it a merely political reason? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक कारण थे जिन कारणों ने भारत पर तुर्कों का कब्जा कर दिया? हम इसको पढ़ते समय समझने की कोशिश जरूर करें कि इस बात का आंसर कि जो एक आउटसाइडर फोर्स इंडिया में आती है, वह आउटसाइडर फोर्स भारत पर कब्जा कैसे करती है। अगर हम बिगिनिंग ऑफ द टर्किश रूल एट दिल्ली को समझने की कोशिश करें, इफ यू स्टार्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड beginning of Turkish rule in India, अगर भारत में हम तुर्क शासन को समझने की कोशिश करें कि ऐसे क्या कारण थे कि तुर्कों ने भारत में आने के बाद हमारे सारे इंपॉर्टेंट सिटीज एंड ट्रेड रूट्स पर कब्जा कर लिया। क्या उस समय के जो राजनीतिक हालात थे कि जब भारत एक विभाजित भागों में बटा हुआ था, राजाओं में आपस में सहमति नहीं थी, दिस वॉज द रीजन और देयर वॉज सम मोर रीजन? Then what we have tried to understand yesterday to search the answer of the question merely on the political lines will not be a correct interpretation of the history. The answer lies not merely in the political activities of the northern Indian kingdom. Then where the answer lies? Answer lies in their economy and society, the way it was organized. तो अगर आपको आंसर करना हो तो आंसर लाई कहां कर रहा है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यही आंसर होगा आपका। सोसाइटी, द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। हिंदी में क्या होगा? इस बात का उत्तर इस बात में निहित है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और समाज उस समय संगठित था। हमने कल एक इकोनॉमी समझने की कोशिश की। लेट्स अंडरस्टैंड द सोसाइटी पार्ट, कि उस समय का समाज किस तरह से हो रहा था, कि किस तरह से उस समय के समाज का विकास हो रहा था। इस बात को होते हुए कि यह एक तथ्य था कि किंग की जो पोजीशन थी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कमजोर हो रही थी। If we compare this time, we are trying to understand the 800 to 1200, which is called the dark age. एक सवाल आता है, ये डार्क एज क्यों कहा जाता है? इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हम 800 से 1200 के बीच की अव्यवस्थाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता क्यों हो? Why it is needed to understand? Why it is needed to understand? Why? Because if you will not understand the 800 to 1200, then we will unable to understand how the foreigners has invaded the nation, and we were unable to do anything. तो 800 से 1200 बीच का जो समाज था, उस समाज में उस समय
जो किंग था, राजा था, राजा की जो स्थिति थी पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई थी, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों रास्तों से। राजनीतिक और आर्थिक, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों ही तरह से राजा की स्थिति कमजोर हो गई थी। किस मामले में? इन कंपैरिजन टू अर्लियर ईयर्स। होप द स्पीड इज नॉट फास्ट। इन कंपैरिजन टू अर्लियर ईयर्स, हर लाइन में प्री का सवाल है, कहीं से भी फ्रेम कर देंगे। इन कंपैरिजन टू अर्लियर ईयर्स, तो राजा की स्थिति थी वह वीक हो गई थी। ऐसे ही चार्ट बनाइए आप, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, ऐसे ही नोट्स बनाइए, कभी आप भूलोगे नहीं, रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उसकी वीक हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद राजा पॉम्प एंड शो करता था, दिखावा करता था। एक कमजोर राजा जिसकी पूर्ववर्ती काल के तुलना में स्थिति राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वह एक दिखावे का जीवन जिया करता था। इस दिखावे का जीवन क्या होता था? वह अपने धन का, यह पॉम्प एंड शो कैसे करता था? अपने वेल्थ का वह खर्च करता था टेम्पल्स में और प्लेसेस में। उसके पॉम्प एंड शो का रास्ता क्या था? हाउ ही वॉज एबल टू शो हिज वेल्थ, हिज ग्रैंड्योर। वह खर्चा करता था इनकम का ब्यूटीफुल पैलेस में और टेम्पल्स में और क्लोथ्स में, ज्वेलरी में। यह चारों के चारों क्या है? अगर व्यापार के सिद्धांत से देखें, धन के उपयोग के सिद्धांत से देखें, दे ऑल आर द वेस्ट ऑफ मनी। तो राजा जो पैसा प्राप्त करता था उस पैसे का वह अपव्यय करता था। इन प्लेस ऑफ पुटिंग द मनी फॉर द प्रोडक्टिव थिंग्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल और फॉर इंकरेजमेंट ऑफ द ट्रेड, ही वॉज एंगेज द प्रोसेस ऑफ पंप एंड शो। और इसलिए टेम्पल्स, प्लेसेस, क्लोथ्स और ज्वेलरी बनाया करता था। और उसके साथ एक और ऐड करिए, कोर्ट। मैं एक एक करके लिखता था, क्या भूलो मत। कोर्ट, जो उसका कोर्ट था, उसका दरबार था, वह बहुत ही भव्य बनाया करता था। और जो इसके सहारे जो राजा एक फैशन सेट करता था, फैशन, इसके सहारे राजा एक फैशन सेट कर देता था। इसको फॉलो कौन करता था? सामंत। जो राजा के सामंत थे, फिड्यूशरीज थे, वह उसको फॉलो करते थे। तो जो राजा एक पंप एंड शो बनाता था, जो राजा एक दिखावा करता था, वह फैशन बन चुका था और उसके फिड्यूशरी फॉलो करते। इससे क्या हो गया? एक चक्र बन गया, धन के अपव्यय का चक्र। अब आपका सवाल बन गया, धन के अपव्यय का चक्र, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? विशियस सर्किल ऑफ द वेस्ट ऑफ मनी। अब इन परिस्थितियों में समाज क्या हो गया? समाज डाउन होगा। जब समाज में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होगा तो समाज डाउन होगा। अब जो राजा का कोर्ट था, उस राजा के कोर्ट को अटेंड करने के लिए जो फिड्यूशरीज थे और ब्राह्मण्स थे। अब राजा का जो कोर्ट होता था, अब जो राजा का कोर्ट था, कोर्ट में फिड्यूशरी, उसके सामंत और ब्राह्मण्स दोनों अटेंड करते थे। राजा का जो कोर्ट था, जो दरबार था, उसमें उसके फिड्यूशरी और सामंत अटेंड कर, ब्राह्मण सब नहीं, वेल्दी ब्राह्मण्स, इसको और ऐड करिए, ऑल ब्राह्मण्स नहीं, वेल्दी ब्राह्मण्स, वो लोग अटेंड क्या करते थे। और इसमें से ज्यादातर रिच और पावरफुल थे। क्यों? अब ये लोग रिच और पावरफुल थे क्यों? वाई दे आर रिच एंड पावरफुल? वाई? बिकॉज ऑफ लैंड ग्रांट्स। इनकी आमदनी का कोई जरिया थोड़ी था।
ये कोई व्यापार थोड़ी करते थे लोग। जो लैंड ग्रांट्स थी, इस लैंड ग्रांट से पैसा कहां से आता था? पीजेंट से आता था। तो क्या होता था? इनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। इनके कॉस्ट पर, पीजेंट्स के कॉस्ट पर एक पूरा वैभव और भव्यता का निर्माण होता था। अब जब यह उसके जो फ्यूडिशरीज थे और ब्राह्मण्स थे, वेल्दी ब्राह्मण्स थे, जिनको लैंड ग्रांट प्राप्त होती थी, यह ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त करते अपने लैंड से। क्यों? इनके पास इनकी भव्यता अमीरी का कारण क्या था? They got more revenue from the land. Why? Because they kept all of it for themselves or did not pay taxes to the king. क्यों? क्योंकि यह लोग टैक्स खुद रख लेते थे, राजा को देते ही नहीं थे। राजा को, किंग को यह टैक्स इसलिए क्या है? इनकी जो अमीरी है बढ़ रही थी। जो लैंड ओनिंग बाय ब्राह्मण्स थे वह बहुत ग्रेट कंफर्ट। क्यों? जो ब्राह्मण्स थे, अगर हम ब्राह्मण्स को देखें, जो ब्राह्मण्स के पास लैंड होता था, इनके पास कंफर्ट बहुत था। क्यों कंफर्ट था? ये खेती तो करते ही नहीं थे, खुद नहीं करते, खेती खुद नहीं करते थे। दे डोंट कल्टिवेट बाय देमसेल्व्स। देन हु वाज कल्टिवेटिंग? उस समय के जो निचली जातियों के लोग थे, यह खुद कल्टीवेट नहीं करते थे। कौन थे? शूद्रा पीजेंट्स। कौन कल्टीवेट करता था? शूद्रा पीजेंट्स। जो शूद्रा पीजेंट्स थे यह कल्टीवेट किया करते थे। जो शूद्र पीजेंट कल्टीवेट करते थे, उनको मिलता क्या था? उनको कुछ खास नहीं मिलता था। और जो राजा ब्राह्मणों को लैंड देता था, उसके बदले में राजा ब्राह्मणों के लिए, राजा क्या करते थे? रिलीजियस सेरेमनीज, सारे सब है आपका। जो राजा ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट करता था, लैंड देता था, इस लैंड के बदले ब्राह्मण राजा को क्या देते थे? राजा के लिए ब्राह्मण, फॉर द किंग, ब्राह्मण यूज्ड टू कंडक्ट द रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। और कुछ ब्राह्मणों ने उनकी बायोग्राफी लिख दी। बायोग्राफीज लिखी गई। बायोग्राफी अगर ब्राह्मण लिखेगा, राजा ने लैंड दिया है तो तारीफ ही करेगा। और राजा का इतिहास लिखने लग गए, उनकी हिस्ट्री लिखने लग गए, उनके लिए पोएम लिखने लग गए। तो क्या हो गया? सवाल क्या हो गया? लैंड ग्रांट के बदले ब्राह्मणों ने राजा के लिए क्या क्या किया? ए, रिलीजियस सेरेमनी, बी, बायोग्राफीज लिखी, सी, हिस्ट्री लिखी, डी, पोएम लिखी। आंसर क्या है? ए बी सी, ए बी सी डी। गॉट इट? क्लियर हो गया? सवाल फ्रेम हो गया कि नहीं हुआ? देखिए, सवाल फ्रेम करना एक आर्ट है। अगर ऐसे आप सीख जाओगे आर्ट, तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। यह एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम है, अगर ठीक से तैयारी करो, बहुत अच्छा एग्जाम है। जो लोग इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो लोग सिर्फ वो हैं जिनको इस बात की आइडिया नहीं है कि उसी किताब से सवाल कैसे बनते हैं। जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, मैं उस लॉट की बात कर रहा हूं जो लॉट पढ़ता है। जो लॉट नहीं पढ़ता उसका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, उसके बारे में तो कोई बात करते नहीं है। हम बात करते हैं उनके बारे में जो एक लॉट पढ़ता है। मान लीजिए 10 लाख उन लोगों ने एग्जाम दिया, तो उसमें से 20,000 लोग, 25,000 लोग पढ़ते हैं, ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। 20-25,000 लॉट है, वही पढ़ती। बाकी जो 7,80,000, 8,80,000 लोग हैं, वो सिर्फ यूपीएससी को पैसा देते हैं। तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट 9,80,000 पीपल। आई एम कंसर्न 20,000, 25,000 पीपल जो पढ़ते हैं। उस 20-25 हजार लोगों में
10,000 पास करते हैं, 10,000 पास नहीं करते हैं। अगर आप मार्किंग का ट्रेंड देखो तो मान ली क्वालिफाइंग आया है 95 मार्क्स, तो जो 20 से 25,000 लोग हैं, वह 20 से 25,000 लोग कहां होते हैं? 10,000 लोग तो 95 प्लस हो गए, और 10,000 लोग कहां होते हैं? 85 से 95 के बीच होते हैं। तो यह लोग पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने किताबें सेम पढ़ी हैं। क्योंकि आप किसी टॉपर का टॉप देखिए, सभी किताब पढ़ते हैं, एक ही स्टाइल है इस एग्जाम में, कोई दूसरी स्टाइल नहीं है। तो एक ही किताब है, लेकिन किताब के पढ़ने और इंटरप्रिटेशन में फर्क है। देयर इज द डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, उसी से यह फर्क आता है। आई होप कि आप लोग 20,000 में से 10,000, जो 20,000 के में नहीं है वो तो अपने काम के नहीं है। वी आर एज ए मार्गदर्शन टीम सर्चिंग दोज 20,000 पीपुल जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं को 20,000 से निकाल के 10,000 मिलाएंगे, 10,000 से निकाल के 250 मिलाएंगे, 250 से निकाल के 800 मिलाएंगे। दिस इज द सिंपल मोडस विच यू हैव। हाँ, तो क्या हो गया? जो ब्राह्मण्स थे उनको लैंड ग्रांट दिया जाता था। आप इस सवाल को फ्रेम ऐसे भी कर सकते हो, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट क्यों दिया जाता था? दूसरा कर सकते हो कि जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिया जाता था, उसके एवज में ब्राह्मण्स राजा के लिए क्या करते थे? ए, रिलीजियस सेरेमनीज, रिचुअल्स भी ऐड कर दो, ये भी एक शब्द है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बी, बायोग्राफीज लिखते थे। सी, उनकी हिस्ट्री लिखते थे। डी, उनके लिए उनके सम्मान में पोएम लिखते थे, जिसमें राजा के बारे में अतिशय प्रशंसा की जाती थी। ए नंबर, अब इसी में एक और जोड़ देते हैं, ए बी सी डी हुआ, एक कर देते हैं ई। डी कहां गया? ए कर देते हैं ई। ब्राह्मण्स एम्प्लॉयड बाय द किंग। इसी को हम और रिफाइन कर देते हैं, ए फ्यू ब्राह्मण्स, जो कि सब तो नहीं थे। अब आंसर क्या हो गया? ए बी सी डी। दिस इज राइट। कि कुछ नंबर को एम्प्लॉयड किया जाता था एज एन ऑफिसर्स बाय द किंग। अब जो लोग यह, अब इसके बाद हम ट्रेवल करते हैं सोसाइटी में टाउन्स की तरफ। कुछ लोग जो टाउन्स में रहा करते थे, वह उसमें मेनली कौन थे? आर्टिजन्स और ट्रेडर्स। टाउन्स में कौन कौन थे? आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स। आर्टिजन्स और ट्रेडर्स कहां रहा करते थे? टाउन्स में रहा करते थे। और ट्रेड कहां से होता था? मेडिटेरेनियन और वेस्टर्न एशिया से। और ट्रेड कहां से होता था? मध्य सागर से, भूमध्य वर्ल्ड से और पश्चिम एशिया से। तो जो ट्रेड था वो मेटीरियल वेस्टर्न एशिया से होता था। और यह ट्रेड डेवलप किसके कारण हुआ है? अरब ट्रेडर्स कारण। और यह जो ट्रेड हुआ है, इस ट्रेड को डेवलप किसने किया? अरब ट्रेडर्स ने। दिस ट्रेड वाज डेवलप्ड बाय अरब ट्रेडर्स। तो अरब ट्रेडर्स जो हुआ करते थे, उन्होंने ट्रेड को डेवलप किया। और ये अरब ट्रेडर्स रहा कहां करते थे? ये रहा करते थे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब फिर सवाल बनाइए, मेक द क्वेश्चन। कि टाउन्स का जो विकास था, उसमें का जो नगर था, उसमें आर्टिजन और ट्रेडर्स रहा करते थे। जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो कहां से व्यापार करते थे? मेडिटेरियन वर्ल्ड से और वेस्ट एशिया से। इस ट्रेड को किसने डेवलप और विकसित किया? अरब ट्रेडर्स ने किया। ये कहां रहा करते थे? वेस्ट कोस्ट ऑफ, ये कहां रहा करते थे? जो वेस्ट कोस्ट था, सॉरी, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया था,
जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया था, यह इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट था, वहां पर ये रहा करते थे। अब जो भारत के साथ व्यापार था, ये जो आयात और निर्यात होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वह उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था। समझने के लिए इसको लिख देते हैं कि भारत से बाहर क्या आता था और भारत के अंदर क्या आता था। तो जो व्यापार था तो इंडियन गुड्स भेजा जाता था। कहां पे? ईस्ट अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका में इंडियन गुड्स भेजते थे। ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में जो पूर्वी अफ्रीका था, वहां पर इंडियन गुड्स भेजे जाते थे। और एक्सपोर्ट क्या करते थे? सैफरन। यह लिस्ट आप याद करो। सैफरन, सिल्क, पहले भी शायद मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। सैफरन, सिल्क, कॉटन, वूल, वुलन। अब इस लिस्ट को याद करने की जरूरत क्यों है? आप इसका दिमाग लगाना लगाना आप स्टार्ट करिए। प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस स्टोन, सेंटेड वुड्स, स्पाइसेस। यह जो चीजें थी वह भारत से बाहर जाती थी। और भारत में सबसे ज्यादा चीज आती क्या थी? हॉर्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भारत में आती थी। तो ये क्या, ये चीजें भारत से बाहर जाती थी, एक्सपोर्ट। हॉर्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग हॉर्सेस बारे में आगे पढ़ेंगे अपने एडवांस स्टडी में कि हॉर्सेस के कारण, हॉर्सेस इतने ज्यादा पैसा हमारे यहां कैसे ले गए। तो यह लिस्ट याद करना क्यों है? इसमें से कोई लिस्ट गायब कर देंगे। अब क्या कर देंगे? ए, यूपीएससी से बहुत ट्रैप करती, सी, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इतने समान हो गए। अब इसी में से चार उठा लेगी, बोलेगी ओनली ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। अगर आपको लिस्ट फिक्स याद नहीं होगा, आपसे गलती हो जाएगी। तो भारत बाहर क्या भेजता था? खासकर यह ईस्ट अफ्रीका टाउन्स में वह एक्सपोर्ट करता था सैफरन, सिल्क, कॉटन, वुलन क्लोथ्स, सेंटेड गुड्स, सेंटेड गुड्स, स्पाइसेस। यह भारत भेजता था। और भारत में घोड़े आया करते थे। और जो घोड़े कहां से आते थे? सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया। अब घोड़े कहां से आते? देखिए ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है ईस्ट अफ्रीका में। घोड़े कहां से आ रहे हैं? घोड़े कहां से आ रहे हैं? टेल मी। ये लेक्चर पढ़ाया हुआ है। घोड़े कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया। सेंट्रल, अब आपने बहुत सुना होगा अरबी, अरबी घोड़ा। आपने बहुत सुना होगा गांव में कि घोड़ा अरबी है। सेंट्रल एशिया, अरेबिया। तो घोड़े कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल एशिया से और अरेबिया से घोड़े लाए जा रहे हैं। जो सेंट्रल और एशिया और अरेबिया से घोड़े आते थे, और इंडियन मर्चेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में पैसा पे करते थे अच्छे घोड़ों के लिए। इसके अलावा दो चीज और थी, वाइन एंड डेट्स। वाइन, मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूं? उसका रीजन क्या है कि इनका जो आयात और निर्यात है वो अलग अलग जगहों से हो रहा है। कहां से होता था? वेस्टर्न एशिया। देखिए अब इसी सवाल को आप निकालिए किसमें, एक दूसरी तरह से। ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, अरेबिया। इसको आप करिए ए, इसको करिए बी, इसको करिए सी, इसको करिए डी। अब सवाल बनाइए। सवाल क्या बनाइए? एक्सपोर्ट कहां होता था? ए,
बी सी डी। बताइए, मिल गया? क्वेश्चन मार्क नहीं बना? देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, हमको लगता है पता नहीं कहां से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या बना, एक्सपोर्ट कहां होता था? अब यहां से देखिए, ईस्ट अफ्रीका में एक्सपोर्ट होता था, और उसके अलावा जो बाकी 3 चीजें हैं, वेस्टर्न एशिया में इंपोर्ट होता था, सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट होता था, अरेबिया से इंपोर्ट होता था। इसको और बताइए, हॉर्स कहां से मंगाया जाता था? ए बी सी डी। ए क्या है? ए क्या है? इसको कैपिटल कर देते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। बी सी डी। अब हॉर्स कहां से मंगाया जाता था? ए ईस्ट अफ्रीका, बी वेस्टर्न एशिया, सी सेंट्रल एशिया, डी अरेबिया। तो आंसर क्या होगा? सी एंड डी। सवाल समझ आया? आप लोग इस सवाल को टाइप करके मुझको भेजना। कौन टाइप करेगा? एनीवन शुड टाइप एंड सेंड मी द क्वेश्चन। और बनाए सवाल, इसी चार्ट से सवाल बना देते हैं कक्षा 7 की किताब से, और मेरी गारंटी है पूरे शहर इलाहाबाद में रेयर आदमी सही कर पाएगा। उसका रीजन क्या है कि आपने इस तरह से को देखने की कोशिश नहीं की। उसी 4 लाइन में ये पूरा फैक्ट लिखा हुआ, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। वी आर टेकिंग वेरी इजी दिस फाउंडेशन लेक्चर बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव इट, वी वॉन्ट टू प्रूव इट कि फाउंडेशन लेक्चर आपके प्रीलिम्स का एक बड़ा पोर्शन कवर करता है, सेम वे इट विल कवर ए लॉट पोर्शन ऑफ मेंस आल्सो। हॉर्स हो गया। अब चलिए एक और बनाइए, वाइन एंड डेट्स। चाहे वाइन बनाइए चाहे डेट्स बनाइए, या ये लिख दीजिए वेस्टर्न एशिया से क्या क्या आता था? ए घोड़े, बी वाइन, सी डेट्स, डी सैफरन। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? चलिए फास्ट, क्लियर नॉट क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? मजा आया नहीं आया? तो जो हमारा समाज था, जो हमारा समाज रहा, लिख लिया होगा आप लोगों ने इसको, जो हमारा समाज था जो रहा करता था टाउन्स में, उसमें जो आर्टिसंस थे और ट्रेडर्स थे। तो जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वह ट्रेडर्स ट्रेड किया करते थे मेडिटेरियन वर्ल्ड से और वेस्टर्न एशिया से। और वह ज्यादा डेवलप क्यों था? मैं वही रिपीट, आई एम सेम थिंग आई एम रिपीटिंग, कि आपके दिमाग में जाके ऐसा जम जाए, कहीं बाहर न जाए, कि वह डेवलप था और वह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करते थे। जो सोसाइटी का फॉर्मेशन था, जो सोसाइटी की ग्रुपिंग थी, उसमें जो शूद्रास थे उनकी मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ थी। शूद्रास हैव मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ। जो शूद्रास थे उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी, दे हैव द मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ। उसका कारण क्या था? उसका क्या कारण था? वह सबसे गरीब थे, वह कल्टीवेटर थे, और उस समय भारत में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीजेंट्स वेर ट्रीटेड बैडली। सर्फ इन यूरोप एंड पीजेंट चाइना। सर्फ यूरोप में और पीजेंट चाइना में। यह भारत में नहीं था, यह ऑल ओवर वर्ल्ड में यह प्रॉब्लम थी। तो सर्फ यूरोप में, और जो पीजेंट्स थे चाइना में, सबकी हालात बहुत खराब थे। और यह ऐसे लोग थे जो उत्पादन के लिए जिम्मेदार थे, जो प्रोड्यूस करते थे, लेकिन
उनको अपने उत्पादन के बाद लोगों पर डिपेंडेंट होना पड़ता था। उसका कारण क्या था? व्हाई दे हैव डिपेंडेंट? बिकॉज दे हैव नो कंट्रोल ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। उनका समाज में और अर्थव्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं था। ये अब समस्या क्या थी कि ये अपनी पीड़ा कहें तो कहें कैसे? इनके पास कोई अधिकार नहीं था और वो अपील किससे कहें? उनकी हार्डशिप को कोई सुनने वाला नहीं था। राजा कमजोर हो चुका था और जो इंटरमीडिएट वर्ग था, जो फिड्यूशरी थे, वह उस पर अन्याय कर रहे थे। वह किससे अपनी अपील करें, किससे अपनी बात कहें? भारत में यही नहीं हुआ। यह लो कास्ट के लोग थे तो इनको नीची निगाह से देखा गया। दे वेर द लुक डाउन बाय द सोसाइटी। और ये क्या करते थे? वह अपने क्षेत्र में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भागने की कोशिश करते थे, लेकिन वह भी आसान नहीं था। इन शूद्रों के अलावा एक और वर्ग था जो था अनटचेबल्स का था, जिसको हम अस्पृश्य कहते हैं, जो अनटचेबल्स का वर्ग था। जो अनटचेबल्स का वर्ग था वह और ज्यादा नीचा काम किया करता था। इस समय के समाज में जो एजुकेशन और लर्निंग थी, यहां लिखा हुआ भी है व्हाट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग, इंपोर्ट हार्स वाइन, उसको मैंने एक्सप्लेन। अब एजुकेशन और लर्निंग थी जो इस समय की। अब ब्राह्मण्स रिस्पॉन्सिबल थे रिलीजियस सेरेमनी के लिए भी, टीचिंग के लिए भी। तो जो ब्राह्मण्स थे वह रिस्पॉन्सिबल थे, जो ब्राह्मण्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे रिलीजियस सेरेमनीज के लिए भी और टीचिंग के लिए। रिलीजियस सेरेमनी और टीचिंग दोनों के लिए ब्राह्मण रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। और जो स्कूल्स थे, जो स्कूल कहां चलते थे, टीचिंग स्कूल कहां चलते थे? टेम्पल्स में। स्कूल कहां चलते थे? टेम्पल्स में। मंदिरों में वह स्कूल चलाया करते थे जहां लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन शिक्षा किसको मिलती थी? हायर कास्ट को। हायर कास्ट शिक्षा प्राप्त करता था। जो लो कास्ट था वो शिक्षा से बाहर हो चुका था। और ज्यादातर जो पढ़ाई होती थी, जो ये लोग पढ़ते थे, संस्कृत और मैथमेटिक्स करते थे। संस्कृत, मैथमेटिक्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट। संस्कृत, मैथ्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट। संस्कृत था, मैथ्स था और रिलीजियस टेक्स्ट था, इसके बारे में पढ़ा करते थे। जो उस समय का दौर था, जो नालंदा था बिहार में, जो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था और एक फेमस शिक्षा का केंद्र था। गुप्ता पीरियड में शिक्षा पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लर्निंग पर बहुत इंटरेस्ट था, खासकर साइंस में। जो गुप्त पीरियड था, गुप्ता पीरियड में लर्निंग में और खासकर साइंस के लर्निंग में एक अच्छा खासा इंटरेस्ट। there was a huge interest in the learning and the science, but in the later periods it declined. But later period, in the later Gupta period, it declined. जो लर्निंग में और साइंस की लर्निंग में इंटरेस्ट था वह बाद के कालों में बहुत गिर गया। जो इंडियन स्कॉलर्स थे वह इस बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे कि न्यू डिस्कवरीज की जाए। न्यू डिस्कवरीज में इंडियन स्कॉलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था। देयर वाज नो इंटरेस्ट इन द न्यू डिस्कवरीज बाय द इंडियन स्कॉलर्स। जब भी कोई समाज नई खोजों में यकीन नहीं करता है वह समाज नीचे गिरने लगता है। जब भी कोई छात्र नई खोज के प्रति उत्सुक नहीं होता है वह भी कमजोर होने लगता है। तो कोई हो, व्यक्ति हो, समाज हो, अगर वह नवीनता की ओर आगे नहीं बढ़ता है तो वह कमजोर होगा। तो देयरफॉर इंडियन स्कॉलर्स
Therefore, at that time when Indian scholars were not interested in the making new discoveries, and they were content to repeating the already know, they were content हो गए repeating what they were knowing, repeating what they were knowing. There is no interest to search for the new things. जो नॉलेज पहले का था. सेकेंड पॉइंट, जो अर्लियर नॉलेज था उसको रॉन्ग एक्ट के लिए यूज कर रहे थे. They were using the earlier knowledge for the wrong acts. So first, they were not interested in new discoveries. Second, third, वह न्यू डिस्कवरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वह कंटेंट हो गए थे जो उनको आता था. वह रिपीट करते थे जो ऑलरेडी वो जानते थे. जो नॉलेज था उसको रॉन्ग पर्पस के लिए यूज किया करते थे. वो इवन जो डिस्कवरी थी आर्यभट्ट की जो डिस्कवरी थी, फोर्थ पॉइंट, आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट की डिस्कवरी थी, आर्यभट्ट ने क्या बोला था? आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी की डिस्कवरी की थी. उसको भी यूज नहीं किया गया फर्दर डिस्कवरी के लिए. जो अर्थ और सन के संबंध में आर्यभट्ट की डिस्कवरी थी, उसको भी फर्दर नॉलेज के लिए यूज नहीं किया गया, बल्कि अंधविश्वास, सुपरस्टिशन को बढ़ावा दिया गया. जो एस्ट्रोलॉजी थी, एस्ट्रोनॉमी थी, इस एस्ट्रोनॉमी को यूज किया गया सुपरस्टिशंस के लिए, अंधविश्वासों के लिए. इस एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल किया गया. जो इंडियन मेडिकल नॉलेज था, यह वर्ल्ड फेमस हुआ करता था. बट नाउ न्यू नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट वाज स्टॉप्ड. पांचवा, मेडिकल नॉलेज. जो इंडियन मेडिकल नॉलेज हुआ करता था, वह इंडियन मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन इस दौर में इंडियन मेडिकल नॉलेज को बढ़ावा नहीं मिला. इट वाज स्टॉप्ड. यह भी कहा गया, एनीवन हु टचेस ए डेड बॉडी लूज हिज कास्ट. 6, टचेस डेड बॉडी will lose his caste. वह अपनी जाति से बहिष्कृत हो जाएगा, बाहर हो जाएगा. यह बहुत अनफॉर्चुनेट था. अनफॉर्चुनेट क्यों था? इस समय जो अरब कंट्रीज और चाइना थे, उसमें नॉलेज का एडवांस हो रहा था और भारत पीछे आ रहा था. पॉइंट नंबर 7, Arab country and China. Advance. India behind. हो गया? अब बनाइए सवाल. आपको ने 7 पॉइंट दिए. एक क्वेश्चन. 800 से 1200 के काल को डार्क एज क्यों कहते हैं? क्लियर? 800 से 1200 के समय को डार्क एज क्यों कहते हैं? इन 7 में से कोई 4 उठा के लिख देंगे. बोलेंगे ओनली A, B, C, D. अब आइए मेंस पर कि 800 से 1200, ये मेंस का सवाल 150 शब्द का इसी हल हो जाएगा. What was the education and learning for the period 800-1200? इसी को और बढ़ा दो. What was the education and learning in ancient India?
इसी को और चेंज कर दो। What was the education and learning in ancient in early middle India? इसी को और चेंज कर दो। There was a great variety of the difference between ancient India and middle India in the field of education and learning. इसी को फिर चेंज कर दो। What was the reason of downfall in the field of education and learning in the early middle India? इसी को और चेंज कर दो। इसको थोड़ा सा और एनालिटिकल कर दो। At the time when world was progressing, India was declining. Analyze this statement or critically analyze this statement in the light of development of science and technology in early middle India. बन गया? सवाल लिख लिया? सवाल वो लिखाना पड़ेगा। सवाल लिख लोगे या इसको लिखाना पड़ेगा? बोलिए, बोले। लिख लिया? वेरी गुड, लिख लिया है। कौन सा क्वेश्चन रह गया है? बोलिए, विच क्वेश्चन लेफ्ट? टेल मी, लिख लो, राइट इट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पहले इंग्लिश करते हुए हिंदी कर देते हैं। एट द टाइम व्हेन वर्ल्ड वाज प्रोग्रेसिंग, इंडिया वाज लैगिंग बिहाइंड। critically examine this statement with respect to education and learning in early medieval India, early middle India। विश्व जब प्रगति कर रहा था तब भारत पिछड़ रहा था। इस वक्तव्य की समीक्षा पूर्व मध्यकाल के शिक्षा और ज्ञान के संदर्भ में करिए। इसको आप चाहे प्रीलिम्स को बनाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एंशिएंट इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वह कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वह सिविल सर्विसेज के ऑप्शन में भी आया है और जीएस में भी आया है। हमारे दौर में यह जीएस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, इतना नहीं था। जब से ये नया पैटर्न सिविल सेवा का आया है जिसमें हिस्ट्री कल्चर एक बहुत बड़ा पार्ट बना दिया गया है आपके पेपर 1 का, उसके बाद से सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। दूसरा, कोई भी सवाल आप तैयार करते समय एक डिवाइडिंग लाइन देखने की कोशिश करिए कि एक काल से दूसरे काल के बीच में फर्क कैसा होता है। जो अगर 2 कालों के कंपैरिजन पे सवाल आ गया तो यू नीड टू हैव सम कंटेंट टू राइट, अदरवाइज क्या है, आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी, आप लिख नहीं पाओगे। इट्स फाइन। किसी को है कोई प्रॉब्लम? तो जो उस समय की सोसाइटी का जो एजुकेशन लर्निंग था, अब संस्कृत, अब इस बात आते हैं संस्कृत पे, जो लैंग्वेज थी, जो संस्कृत था, संस्कृत एक लैंग्वेज थी लर्निंग की, लिटरेचर की, और जो मोस्ट पॉपुलर वर्क संस्कृत था वो कथा सरित सागर। कथा सरित सागर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है, इसमें बड़ी स्टोरी लिखी है। मेरे ख्याल से अपने मार्गदर्शन सेंटर पे होगी भी ये। बड़ी इंपॉर्टेंट एक पीस ऑफ लिटरेचर था। अब भाषा किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत।
यह संस्कृत में लिखी गई है, कथा सरित सागर। इसको लिखा किसने है? किसने लिखा है? सोमदेव। सोमदेव की है ना। कथा सरित सागर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर का है। यह क्या है? अब इसके आप हमेशा यह याद करिए कि कोई भी किताब पढ़िए, कोई भी किताब आप देखिए इतिहास में, आप जानिए वो क्यों लिखी गई है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। यह कहानियों का एक संग्रह है। दूसरी है बिल्हन की विक्रमादेव चरित। बिल्हन विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित। अब ये क्या है? ये कलेक्शन, ये क्या है? ये बायोग्राफी है, आत्मकथा है। ये क्या है? यह बायोग्राफी है। यह क्या है? एक बायोग्राफिकल अकाउंट है। तीसरी महत्वपूर्ण क्या है? कलहण की राज तरंगिणी। बिलहन कलहन। कलहन की क्या है? राज तरंगिणी। ये कलहन की तीसरी क्या है? राज तरंगिणी। इसमें क्या है? एक कश्मीर का इतिहास है जो कब लिखी गई? 12th सेंचुरी में। इस समय जो वर्शिप ऑफ कृष्णा था, जिसमें राधा और कृष्ण का लव था, वो बहुत फेमस था। और मेनी पोएम्स रिटन ऑन दिस थीम। जयदेव का गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद किसका था? जयदेव। इसमें क्या था? राधा और कृष्ण के, राधा एंड कृष्ण का जो लव था उसके थीम पर पोएम, लव थीम पर पोएम, पोएम ऑन द लव थीम ऑफ राधा एंड कृष्णा। अब इस पर सवाल बन गया, ए बी सी डी। ये बड़ा आसान लग रहा है लेकिन ये सवाल गलत हो जाए। क्यों? अब इसमें देखिए फैक्ट क्या है। पहला फैक्ट क्या है? किसने लिखा। दूसरा क्या हो गया? किताब का नाम। तीसरा उसमें लिखा क्या गया है। तो कथा सरित सागर में कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। बिल्हन आत्मकथा है। कलहन की राशि में उसका इतिहास है, कहते हैं कश्मीर का। और जयदेव का जो गीत गोविंद है उसमें राधा और कृष्ण पे लव थीम पे है। तो जो संस्कृत में इतनी चीजें लिखी गई। अब संस्कृत के अलावा अलग लैंग्वेज भी विकसित हो रही थी। अपभ्रंश एक लैंग्वेज और विकसित हुई, अपभ्रंश। जो लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जरूर जानते होंगे अपभ्रंश अवहट्ट से हिंदी का विकास, एक बड़ा चैप्टर हिंदी में। तो अपभ्रंश एक भाषा के रूप में विकसित हुई। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा हुआ। यह जो अर्ली फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है वह इसको डेवलप करता है। आज रिलीजन क्या था उस समय? उस समय का जो रिलीजन था, जो न्यू रिलीजन उस समय डेवलप हो रहा था, उस